डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा दूसरा सब्जेक्ट है मौलिक आनुवंशिकी यानी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स। और फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स में आज का हमारा टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो हम पहले मेंडल के जीवन के बारे में देख लेते हैं कि आनुवंशिकता के जनक कहे जाने वाले ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इन्होंने वहाँ पे हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के पश्चात 1840 ईस्वी में स्नातक किए और 1843 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रून स्थित मठ में इन्होंने कार्य किया और इन्होंने भौतिक विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। और 1851 ईस्वी में मेंडल जी प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए वियना विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ पे इन्होंने भौतिक विज्ञान के साथ साथ गणित एवं दर्शन आदि का भी अध्ययन किया। और पुनः 1854 ईस्वी में वियना विश्वविद्यालय से जर्मनी वापस चले आए और वापस आने के पश्चात इन्होंने अध्यापक का कार्य नहीं छोड़ा और मठ में पादरी का काम भी करते रहे। और उसी मठ में एक छोटा सा बगीचा था जिसमें कि इन्होंने 1857 ईस्वी में कुछ ऐसे कार्य किए जैसे मटर में संकरण कराए। इन्होंने अपने घर के कमरे में चूहिया में संकरण कराए और मधुमक्खियों या मक्खियों में भी इन्होंने संकरण कराए। और लगातार 8 वर्ष तक इनके कठिन परिश्रम के साथ साथ जो निष्कर्ष निकला उनका नाम इन्होंने रखा आनुवंशिकता के नियम। यानी जो भी संतानें प्राप्त होती हैं वे अपने माता और पिता से समान होती हैं, या तो कुछ गुण माता से आ सकता है और कुछ पिता से, या टोटल माता से या टोटल पिता से आ सकता है, या दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। और इस नियम का इन्होंने नाम रखा पौधों में संकरण प्रयोग। और इसको जो है जर्मन भाषा में प्रकाशित किया और यूरोप के पुस्तकालयों में भेज दिया। लेकिन सन 1900 तक मेंडल के इस नियम की कोई मान्यता नहीं मिली। सन 1884 में जब मेंडल जी की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात कुछ वैज्ञानिकों 3 वैज्ञानिकों जैसे ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस तथा वान शर्माक, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मटर के ऊपर ही अनेक परिश्रम किए और संकरण कराए। जो कि मेंडल के द्वारा परिणाम प्राप्त हुए थे वही परिणाम इन तीनों वैज्ञानिकों के द्वारा अलग अलग कार्य करने पर भी प्राप्त हुई। और इसके बाद तब जाके इनके इस कार्य पे महत्व मिला और उस नियम को कहा गया मेंडेलिज्म की संज्ञा। जैसा कि सबसे पहले मेंडल जी ही कार्य नहीं किए थे संकरण के ऊपर, बल्कि मेंडल से पहले कई वैज्ञानिकों ने पौधों में क्रॉस कराए थे, लेकिन उनके भी परिणाम मेंडल की ही तरह से अधूरे पड़े थे, जिनको कि मेंडल से पूर्व कार्य करने के वैज्ञानिकों के अध्ययन को कहा गया पूर्व मेंडेलियन प्रयोग। यानी मेंडल से पूर्व जो प्रयोग किया गया उसके बारे में। तो मेंडल से पूर्व एक जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक जे कालर यूटर ने 1733 से 1806 ईस्वी तक तंबाकू के पौधों में संकरण प्रयोग किए, जिसमें कि तंबाकू के लंबे पौधे एवं तंबाकू के छोटे या बौने पौधे का क्रॉस इन्होंने किया। और उसके परिणाम स्वरूप जो फर्स्ट पीढ़ी यानी जो प्रथम पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए उस पौधों को पुनः उगाया गया और आपस में पुनः क्रॉस कराया गया। तो इस प्रकार से जो दूसरी पीढ़ी में प्राप्त पौधे हुए वे अपने माता और पिता से कुछ तो पूरे लक्षणों को प्रकट किए, यानी कुछ तो लंबे पौधे प्राप्त हुए और कुछ बौने पौधे।
और कुछ पौधे ऐसे हुए जो कि न तो लंबे थे न तो बौने, बल्कि वह मध्यम थे। और वे वैज्ञानिकों ने उस कार्य को नाम दिया बहुकारक परिकल्पना। तो स्टूडेंट्स, मेंडल जैसे पूर्व जो वैज्ञानिक कार्य किए उनके नाम हैं गार्टनर, नॉर्डीन, डार्विन, नाइट, गॉन्स इत्यादि वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार संकरण कार्य किए, लेकिन परिणाम किसी का पूरी तरह से नहीं आ सका। किसी न किसी कारणवश सबका परिणाम अधूरा रहा, जो कि बाद में उसी के ऊपर मेंडल सर्च किए और इनकी भी मान्यता नहीं मिली। जैसा कि मेंडल से पूर्व जो वैज्ञानिक संकरण कार्य किए थे उनके क्या कारण थे कि उनके रिजल्ट पूरे नहीं आ पाए थे, यानी वे असफल रहे इस कार्य को पूरा करने में। तो वे कारण हैं, पहला नंबर, उन्होंने पौधों के सभी लक्षणों का एक साथ अध्ययन किया तथा व्यक्तिगत लक्षणों का अलग अलग अध्ययन नहीं किया। परिणाम स्वरूप अगली पीढ़ी में वे अलग अलग लक्षणों वाले व्यक्तियों की गिनती नहीं कर सके। दूसरा नंबर, संततियों का विकल्पी लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण नहीं किया गया, अतः यह पता नहीं चल सका कि किसी भी पीढ़ी में एक लक्षण के विभिन्न रूप किस अनुपात में थे। तीसरा नंबर, संकर संतति में परागण पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रखा जा सका। चौथा नंबर, उनका विश्वास था कि माता पिता के आनुवंशिक लक्षण उनकी संतान में पूर्ण रूप से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और वे अलग अलग नहीं रहते। और पांचवा नंबर, सभी वैज्ञानिकों ने मात्रात्मक लक्षणों के कार्य किया, जिससे संतति के लक्षणों में सतत विविधता होने के फलस्वरूप व्यक्तियों को स्पष्ट अलग अलग श्रेणियों में विभाजित नहीं किया जा सका। तो ये लक्षण थे, यानी 5 कारण थे जो कि जिसके कारण मेंडल से पूर्व वैज्ञानिकों ने जो संकरण कार्य पर असफल रहे। तो अब हम देख लेते हैं कि मेंडल के सफलता के मुख्य कारण क्या थे कि मेंडल अपने इस रिसर्च कार्य पे सफल हो पाए। जो कि पहला नंबर है, पूर्ण रूप से सभी बातों को समझकर स्पष्ट कार्यक्रम बनाना। दूसरा नंबर, प्रयोगात्मक पदार्थ का सावधानीपूर्वक चुनाव। तीसरा नंबर, संकरों की संतान उत्पन्न करने की क्षमता में बाधा नहीं होनी चाहिए। चौथा नंबर, प्रयोग करने के स्पष्ट उद्देश्य तथा उनके प्रयोग करना उतने प्रयोग करना जितने प्रयोगात्मक पौधों में स्थिर विभिन्न लक्षण माता पिता से आते हैं। अगला नंबर, अस्वस्थ पौधों, यानी जो कि देखने में बीमार लग रहे हों या कमज़ोर हों या किसी जीन के कारण जो है उनमें कोई खराबी हो। अस्वस्थ पौधों से सही परिणाम न मिलने की अस्वस्थ पौधों के सही परिणाम के मिलने की अनिश्चितता के कारण केवल हृष्ट-पुष्ट तथा शक्तिशाली पौधों को छांटना। छठवां नंबर, प्रतिसंकरणों का प्रयोग, अर्थात एक बार जो प्रभेद माता के रूप में प्रयुक्त की जाए, दूसरी बार उसको नर के रूप में प्रयोग करना चाहिए। सातवां नंबर, प्रत्येक प्रयोग में नियंत्रित पौधे रखना तथा आठवां नंबर, सभी निरीक्षणों की लेखा तैयार करना और प्रत्येक पीढ़ी की संतान का भी उनके लक्षणों के आधार पर गिनकर लेखा तैयार करना। यानी जिस नियम पर मेंडल से पूर्व कार्य करने वाले वैज्ञानिक असफल रहे, मेंडल ने उस कार्य को भी ध्यान दिया कि क्यों वह कार्य असफल था। इस प्रकार से इसमें मेंडल को अधिक सफलता मिली। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो मटर को चुना, वह मटर जो है, यानी मेंडल ने मटर को पौधों को ही क्यों चुना, दूसरे के पौधे क्यों नहीं चुने? क्योंकि मटर एक ऐसा पौधा होता है जिसमें कि एक ही संतति में ढेर सारे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं और इसमें द्विलिंगी फूल होते हैं जिसमें कि पर परागण करने में आसानी होती है
और मटर का पौधा थोड़े ही समय में अपना पूरा जीवन चक्र बिता लेता है, इसलिए जल्दी से जल्दी उनको सफलता इसमें अधिक मिली। मेंडल ने जो मटर का पौधा प्रयोग किया था उसमें 34 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए थे, यानी उन्होंने 34 प्रकार के बीजों का बुआई किया था। तो मेंडल ने जो मटर का बीज प्रयोग किया था उसमें 34 प्रकार के प्रभेद मिले थे, जिसमें कि उन्होंने जो पूर्णतः शुद्ध थे केवल 22 प्रभेद चुनी और बाकी अन्य प्रभेदों को निकाल दिया, जिसमें कि लक्षण जो प्रकट हुए, यदि उनके तनों की लंबाई लिया जाए तो वे लंबे और बौने पौधे से क्रॉस कराए, जिसमें कि लंबा पौधा प्राप्त हुआ। दूसरा नंबर, वे फूलों की स्थिति अक्षीय और अंतस्थ का क्रॉस कराए, यानी कुछ पौधे के फूल जो होते हैं अक्ष पे लगते हैं, यानी जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं वहाँ पे लगते हैं, और कुछ पौधे में फूल जो है एकदम से लास्ट पोर्शन पे लगते हैं, यानी अंतस्थ पे लगते हैं। इस प्रकार से जो दोनों प्रकार के फूलों के फसलों से प्राप्त हुआ तो वे अक्षीय प्राप्त हुई है, यानी फूलों का अक्ष पे लगने वाला। और यदि फली के बारे में देख लेते हैं कि कच्ची फली का रंग जो हरा और पीला से इन्होंने क्रॉस कराए तो हरा प्राप्त हुआ, और फली की आकृति जो है फूली हुई और पिचकी हुई से इन्होंने क्रॉस कराया तो जो F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ है फूली हुई मटर की फली प्राप्त हुई। और यदि हम इनके बीज के लक्षण देखते हैं कि आकृति, यानी कुछ बीज होते हैं चिकने और कुछ होते हैं झुर्रीदार। जब इन्होंने चिकने और झुर्रीदार बीजों से क्रॉस कराया तो चिकने बीज प्राप्त हुई है, और बीजों का रंग कुछ भूरा और सफ़ेद से इन्होंने जब क्रॉस कराया तो धूसर भूरा प्राप्त हुआ, और जो इन्होंने पीला और हरा रंग के बीजों से क्रॉस कराया तो पीला रंग प्राप्त हुआ। तो इन्होंने जो 7 प्रकार के पौधों में क्रॉस कराया, यानी 7 क्रॉस कराया, तो उसमें जो भी लक्षण अलग अलग आए वे अपने माता पिता से कुछ मात्रा में अलग थे, और कुछ तो अपने माता या पिता से पूर्ण रूप से मिलते हुए थे। और इनके परिणाम स्वरूप ये निकला कि सभी विकल्पी लक्षणों वाले पौधों में संकरण कराने पर प्रथम संतति में विकल्पी लक्षणों में से केवल एक उत्पन्न होता है, यानी जिस प्रकार से पीछे बताया गया कि जब इन्होंने लंबा और बौना पौधे का क्रॉस कराया तो केवल लंबा पौधा प्राप्त हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे इसमें क्या हुआ कि लंबा पौधा प्राप्त हुआ और बौनेपन का लक्षण उसमें छुपा हुआ है और वह कभी भी प्रकट हो सकता है। तो इन्होंने इस प्रकार के लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा, यानी जो एक लक्षण प्रकट होता है और दूसरा प्रकट नहीं हो पाता है। तो इन्होंने इस लक्षण को प्रभावी लक्षण कहा, यानी रिसेसिव कैरेक्टर। और जो लक्षण नहीं दिखते अर्थात छुप जाते हैं उनको इन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी जो लक्षण प्रकट होते हैं पहली पीढ़ी में उनको इन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर, और जो प्रकट नहीं होते हैं वे छुपे रहते हैं उस लक्षण को इन्होंने अप्रभावी लक्षण यानी रिसेसिव कैरेक्टर बताया। तो अब इन सारे कैरेक्टरों के बारे में हम आगे वर्णन करेंगे।